हाय हेलो, आप सभी का कंप्यूटर शिक्षण एजुकेशन लेक्चर नंबर 2 वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के इतिहास एवं विकास के बारे में जानेंगे, समझेंगे। कंप्यूटर के इतिहास का प्रारंभ आदिकाल से ही माना जाता है। कंप्यूटर की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग किया। ठीक है। तत्पश्चात मनुष्य ने गिनने के लिए अनेक युक्तियों को खोजा। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। चीन में एक गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार हुआ। यह एक यांत्रिक मशीन है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती है। अबेकस अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम आती है। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीच पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं। जैसे कि आप लोग ये चित्र के माध्यम से दर्शाया गया, आप लोग देख सकते हैं। अबेकस का प्रारूप यही है, जो एक लकड़ी का फ्रेम का बना हुआ है। इसमें लकड़ी का छड़ बना हुआ है जो पकी हुई मिट्टी का बीट, ठीक है, उसमें गोल बना दिया, उसको मिट्टी का बनाया गया, उसे पका दिया गया, उसी में क्या पिरो दिया गया है कि जिस तरह से हमें गिनने में आसानी हो। ठीक है, जैसे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंप्यूटर का इतिहास कालक्रम आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली संपूर्ण ब्रह्मांड संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है। लोग ऑनलाइन नौकरियां की तलाश करते हैं तथा घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से कार्य करने की प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज लॉकडाउन चल रहा है। सब लोग क्या है, घर पे बैठे बैठे अनेकों प्रकार से ऑनलाइन क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, यह पैसा अगर लेना है, लेन देन भी कर रहे हैं। ज़्यादा से लोग अब ये घर बैठे कर रहे हैं, या अपने कंपनी के बारे में जानकारी लेना है तो ऑनलाइन बैठे बैठे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का कालक्रम है। आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली संपूर्ण ब्रह्मांड संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रही है। कौन? इंटरनेट। जो क्या है, आज इंटरनेट हमारे हर देश के कोने कोने से हमें संपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया सन 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर के इतिहास की प्रक्रिया जो 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है, इसे कोई कहता है 1945 है, कोई कहता है 46 से 1947 है। तो 1946 से 1943 भी कोई कह देता है, कई कई किताबों में देखे होंगे आप लोग मिलता है। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार हम लोग देखें तो 1946 के बाद से ही आज तक लगातार चल रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में विकास होता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर के विकास का नया चरण प्रारंभ होता गया। कंप्यूटर में प्रयोग किए गए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आधार पर कंप्यूटर के विकास होता गया, जैसे कि निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, तो जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। जैसे कि क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी हैं, तो हम लोग कितनी पीढ़ियां हैं अब बता सकते हैं कि 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर 1946 से 1956 तक माना जाता है। सन 1946 से सन 1956 के मध्य विकसित हुए कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, जो 1946 से 1956 के मध्य जितने कंप्यूटर बने, बहुत से कंप्यूटर बने, तो क्या हुआ, उनके बीच में जो कंप्यूटर है उनको हम क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी के जनरेशन में लाते हैं। ठीक है,
तो कोई तो आगे क्या है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में प्रयोग वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, तो हम जैसे पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का प्रयोग हुआ था या किसका प्रयोग हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में सर अम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया था। देखिए, चित्र के माध्यम से वैक्यूम ट्यूब का हमने प्रदर्शित किया है, आप लोग देख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब इसी प्रकार का होता है। ठीक है, सन 1946 में इस कंप्यूटर के विकास की प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ENIAC था। ठीक है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जैसे ENIAC कंप्यूटर आप लोग देख सकते हैं। ENIAC एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था, विशाल कंप्यूटर था, जो एक बड़े हॉल रूम में इसे रखा जाता था, इसको चलाया जाता था। ये ऐसा कंप्यूटर था कि इसको ये कहीं दूसरे स्थान पर ले जाया योग्य नहीं था। हम एक स्थान पे इसे बनाते थे, वहीं चलाते थे। इस कंप्यूटर का वजन 30 टन था। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 प्रतिरोधक, 10,000 रजिस्टर। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रतिरोधक, देखिए सॉरी, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब 18,000 का प्रयोग हुआ था, 70,000 प्रतिरोधक जिसे रजिस्टर बोलते हैं, 10,000 आपका कैपेसिटर। ठीक है, 6,000 स्विच का प्रयोग किया गया था। देखिए, ये है आपका रजिस्टर है ये आपका। ठीक है, रजिस्टर इस तरह का होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये है आपका कैपेसिटर, आप लोग देख सकते हैं। यह एक अत्यंत विशाल आकार का कंप्यूटर था। ठीक है, ENIAC 1 सेकंड में 500 योग अथवा 350 गुना कर सकता था, परंतु यह गति आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में हजारों गुना कम थी। इस पीढ़ी के ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनका नाम ये आप लोग देख सकते हैं, EDEX, ये सब हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए फुल फॉर्म। आप लोग आगे चलते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सबसे कम माना जाता है 1956 से 1964, 1956 से 1964, 1964 से 1965 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के बाद 1956 में कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। ठीक है, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो था, इसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। जो वैक्यूम ट्यूब 18,000 जो बताए थे आपको लगा था, उसके स्थान पे क्या हो गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आ गया। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनते गए, वो क्या आकार में भी छोटा हो गया, और क्या हुआ, और उस पर विश्वास भी हमारा होने लगा। पहले वैक्यूम ट्यूब था, हम लोग जोड़ते जाते, ऐसा कंप्यूटर था कि हम लोग मान लीजिए कि कुछ गुणा भाग कर रहे हैं, ऐसा हुआ। तो अभी कोई क्या होता है, उसमें से कैपेसिटर उड़ जाएगा या स्विच जल जाएगा, या फिर ज़्यादा ये उसमें इतनी बिजली खपत लेता था, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत अनेकों प्रकार से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इस पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जटिल अंकगणित तथा तार्किक समस्याओं को हल करने में सक्षम था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ हम पढ़े। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत, अधिक तेज एवं विश्वसनीय हुआ। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीली हुआ। इसमें कोबोल एवं प्रोटॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास भी हो गया। ठीक है,
इसमें संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग होने लगा। कम गर्मी उत्पन्न करता था। एक कंप्यूटर मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में गणना करने लगा। कहीं भी ले जाने योग्य था। थोड़ा हार्डवेयर विफलताओं में आशंका कम हो गई। ठीक है, मैंने इसमें ज़्यादा प्रथम कंप्यूटर से ज़्यादा इसमें कुछ पाएगा। जैसे कि वजन भी इसका कम हो गया, मैंने ज़्यादा बड़ा था वो भी कम हो गया, ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता था वो भी कम हो गया। उसके बाद से ये क्या मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में क्या करना, जोड़ घटाना ये सब करने लगा। ठीक है, तो कहीं भी ले जाने योग्य भी हो गया। जैसे कि यहाँ बन गया, मान लीजिए कि इस स्थान पर बना, इससे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। हार्डवेयर की विफलताओं आशंका कम होने लगी। क्यों? क्योंकि पहले में ट्रांजिस्टर जल जाता था या वैक्यूम कंट्रोल या PCS या रजिस्टर, अनेकों प्रकार से उसमें दिक्कतें हुई। इसमें दोष थोड़ा दो तीन था। वातानुकूलन की आवश्यकता थी, अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती थी, व्यक्तिगत घटक कार्य इकाई के रूप में भिन्न भिन्न थे। ठीक है, तो इस कंप्यूटर के दोष ये हैं। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन अब कंप्यूटर 1965 से 1975 तक माना जाता है। देख लीजिए ऐसा थर्ड जनरेशन का था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC बोलते हैं उसका प्रयोग हो गया। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सर्किट का प्रयोग हुआ। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम हो गया, अधिक विश्वसनीय था, पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव था, उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत स्तर प्रयोग हुआ, रख रखाव की लागत में कमी आई, कम बिजली भी क्या करता है संभव हुआ। जैसे पहले में बहुत ज़्यादा, जैसे प्रथम जनरेशन में बहुत ज़्यादा बिजली खपत करता था। मान लीजिए कम से कम 50 हीटर 70 हीटर जो हम लोग घर में जो जलाते हैं उससे भी अधिक हीटरों से अधिक भी क्या करता बिजली खपत करता। फिर सेकेंड में थोड़ा कम हुआ, उसके बाद से ये घटता गया। या सैकड़ों कंपोनेंट का कार्य स्वयं कर सकती। इन कंप्यूटर में न तो बहुत तारों के गुच्छे होते थे और न ही हजारों स्विच। या कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में बहुत तेज तथा विश्वसनीय में बहुत अधिक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे प्रोग्राम आदि का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1985 माना गया। जैसे हम लोग देख सकते हैं, आपको हम चित्र में दर्शाए हैं कि एक उससे छोटा ये भी हो गया। जैसे पहले में भी देखा है कि ये हो गया, फिर दूसरे में भी छोटा हो गया, उससे छोटा, फिर तीसरे में उससे छोटा, फोर्थ में हो गया, फिर आगे हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1975 से हुई। सन 1975 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC लगभग 30,000 ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य कर सकती है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई। ठीक है, जैसे कि इसमें चिप का प्रयोग हो गया जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुनिए, इसमें उपयोग करने वाले कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के लाभ, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी भी क्रय क्षमता के अंदर क्या करता है, इसे खरीद सकता था। ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम करता था। सरलता पूर्वक कहीं भी ले जाने योग्य था, मैंने पोर्टेबल था, रख रखाव की आवश्यकता के साथ साथ सस्ता भी था। ठीक है, मैंने ये क्या हुआ, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ, ठीक है, ये बहुत हमको मिला। क्यों? क्योंकि ये अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय, अद्भुत गतिमान हो गया। इससे इतना विश्वास हमारा बढ़ गया कि जो भी हम डेटा अपना कंप्यूटर में रखते थे वो क्या माने अस्थायी रूप से सेव हो जाता, उसको जब चाहिए उसे तब मिल जाता था हमें।
जब उसको आवश्यकता पड़ती थी हम उससे कर सकते थे, हजारों उस बार कॉपी कर सकते थे, पेस्ट कर सकते थे। अधिक मेमोरी क्षमता, मैंने इसकी मेमोरी क्षमता, स्टोरेज क्षमता अधिक था, मैंने ये डेटा को स्टोर करने में अधिक प्रयोग किया जाता था। आकार में अद्भुत कमी आ गई, मैंने बहुत बड़ा विशाल कंप्यूटर जब छोटा आ जाएगा तो वो अद्भुत ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत विशाल कंप्यूटर बनते थे, अब इतने में छोटा आ गया। साधारण आदमी भी क्या करता था, इसे अब खरीद सकता था। जब ये चतुर्थ पीढ़ी के जनरेशन आए तो ये क्या करता था, लोग अब इसे खरीदने में सक्षम हो गए। नहीं तो पहले जनरेशन के इतने बड़े बनते थे, उससे कोई खरीद नहीं पाता था ना, वो बहुत दिक्कतें होती थी लोगों को ले आने में भी। इस तरह से ऊष्मा का उत्सर्जन भी बहुत कम करने लगा, माने इसमें बिजली की खपत भी बहुत कम होने लगे। सरलता पूर्वक इससे कहीं ले जा सकते थे हम लोग, रख के काम कर सकते थे हम लोग, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के 2 चिप के निर्माण के लिए अत्यधिक प्रशिक्षित तकनीकी की आवश्यकता हुई, जटिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता था, ठीक है। अब हम लोग पढ़े कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, ठीक है। पंचम पीढ़ी अब 1985 से अब तक, ठीक है, 1985 से अब तक पंचम पीढ़ी माना जाता है। अब तक जो जितने कंप्यूटर आविष्कार हुआ अब तक माना जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना प्रोसेसर, जैसे इतनी छोटी हम लोग को जो बनाने वालों ने हैं, जैसे कि बहुत वैज्ञानिक आविष्कार करता है कि ऐसे आविष्कार किए, जैसे कि मोबाइल की खोज 1982 ईस्वी में डॉक्टर मार्टिन कपूर ने ऐसी खोज किया कि वो कंप्यूटर के पार्ट ही था, जो क्या एक पॉकेट में लेकर आज हम कंप्यूटर घूम रहे हैं, कहीं भी रख के, जैसे लैपटॉप है, हम क्या करते हैं, कहीं भी रोड पे भी रख के उससे क्या करें, उससे हम अपना काम कर ले रहे हैं। कहीं भी किसी स्थान से हम उससे अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके अपना काम कर सकते हैं। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर का ये ऐसा अद्भुत है कि हम लोग पल पल हर कदम पे कंप्यूटर का आज प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।